वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी एमपी टेट ग्रेड 1 के कॉमर्स एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 6। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑप्शन देखिए, निम्न प्रबंध का, बी मध्यम प्रबंध का, सी उच्च प्रबंध का, इन सभी का। तो देखिए जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग से रिलेटेड यानी कि नियुक्तिकरण का मतलब होता कि हर जगह पर रिक्रूटमेंट करना, उसके बाद सिलेक्शन करने से लेकर के है, इसके बाद आगे की भी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन ये क्या दायित्व तो एक निम्न प्रबंध का है या उच्च प्रबंध का है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्यम प्रबंध का है? तो देखिए हर जगह पर ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को भी काम का बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन सभी का ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। अब कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? भर्ती यानी रिक्रूटमेंट, चयन यानी सिलेक्शन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, डी ये सभी। क्या ये सभी? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद में आप आते हैं मानव संसाधन प्रबंध में ये तीन के तीनों ही सम्मिलित होते हैं। कारण क्या है कि देखिए जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेक्शन करते हैं, कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं? अट्रैक्टिंग पूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करते, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। कैसे? रिक्रूटमेंट निकाल करके, भर्ती निकाल करके। उसके बाद अनसुटेबल कैंडिडेट्स को एग्जाम लेने के बाद में उनको छांट देते हैं, यानी कि ये सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है, जबकि रिक्रूटमेंट क्या था? पॉजिटिव प्रोसेस था। और इसके बाद जो चुने हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको ओरिएंटेशन कराया जाता है, इंडक्शन कराया जाता है, अपने यहाँ की चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। अब कर्मचारियों का विकास कैसे हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए पदोन्नति से कि प्रमोशन करने से, बी स्थानांतरण से, ट्रांसफर से, सी प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, डी ये सभी। देखिए पदोन्नति करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो इससे उनका विकास होता है। ट्रांसफर करके हम जहां पर जरूरत होती वहां पर उनको लगाते हैं, उनके अपने रुचि यानी इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें हम काम देते हैं। और तीसरा प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दे करके तो हम उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही सहायक हैं कर्मचारियों के विकास में। और ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का उद्देश्य है यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य? ए योग्यता में वृद्धि करना, इंक्रीज इन नॉलेज, श्रेष्ठ निष्पादन यानी कि बेटर परफॉर्मेंस दे पाए, सी पदोन्नति के अवसर, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो डेवलपमेंट का तात्पर्य यही है कि उनकी योग्यता में वृद्धि करें, उनके श्रेष्ठ यानी कि बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं, अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज करें, और ये सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशन है, कहते हैं डायरेक्शन है। डायरेक्शन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? तो एक तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्शन, और हर जगह पे जरूरत इसकी सर्वव्यापी परवेसिव डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही। और उसके बाद फिर क्या है? निष्पादन अभिमुखी, मतलब कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि डायरेक्शन देंगे तभी परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके बाद निरंतर क्रिया है, निरंतर प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एक बार डायरेक्ट करने के बाद में रुक जाते, नहीं, एक काम हो गया उसको फिर डायरेक्शन देना, जिससे कि ओरिएंटेड गोल्स जो है वो अचीव हो पाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षक तत्व है, सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन। सुपरविजन किसके बीच में लिंक करता है? देखिए सुपरविजन का काम ही है कि जो हमारे यहाँ तीन तरह के मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स काम करते हैं, और मिडिल मैनेजमेंट को जो भी रिपोर्टिंग करनी होती उनके लिए जो बीच का चैनल बनाया जाता है वो कौन है? सुपरविजन। सुपरवाइजर ही जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो कुछ भी कंडीशन चल रही है उनको रिपोर्टिंग करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो देखिए ये कड़ी है किनके बीच में? उच्च तथा मध्यम प्रबंध के बीच में, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच में, कि कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध के बीच में, कर्मचारी एवं संचालक यानी टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट में, वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट में, और
वर्कर्स एंड डायरेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच में ही इनका ये चैनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय, इनका मतलब यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 था, अभी ये जो है रिवाइज भी हुआ है, तो इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि इन पे शिकायतकर्ता से आशय किसका है, क्या यहाँ पे उपभोक्ता होता है या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या सभी लोग शिकायत कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा कि ये सभी लोग शिकायतकर्ता हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज, क्या जिला मंच यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम। देखिए आपके लिए क्वेश्चन और भी बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यानी इंडिया में 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम है। कितने डिस्ट्रिक्ट फोरम है? 644। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले। दूसरा क्या है? राज्य आयोग। देखिए जिला स्तर पर, जिला मंच पर कौन होता है? यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम। और देखिए दूसरा क्या? राज्य आयोग पर भी स्टेट कमीशन। और तीसरा राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। तो थोड़ी सी आपको हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं शॉर्ट में कि देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और यहां पर 20 लाख तक का मुकदमा, यानी कि 20 लाख तक का अगर मुकदमा आप चाहें तो इस पे दायर कर सकते हैं। यानी 20 लाख तक का सामान में अगर कोई प्रॉब्लम है, अब कंज्यूमर को कंप्लेंट करना तो शिकायत कर लेगा। दूसरा राज्य आयोग, 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का अगर केस बनता है तो राज्य आयोग देखेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक का तो कौन देखेगा? राष्ट्रीय आयोग देखेगा सब जगह पर। यहां जिला मंच पर 2 मेंबर होंगे जिनमें कि एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी। दूसरा राज्य आयोग में भी 2 मेंबर्स होंगे जिसमें कि एक फीमेल होना जरूरी, और राष्ट्रीय आयोग में होंगे 4 मेंबर जिनमें कि एक फीमेल होना जरूरी है। तो देखिए आपने ये सारी चीजें समझी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, यानी कि नेशनल कमीशन के बारे में कह रहे हैं कि कितने तक का निपटारा कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 1 करोड़, डी 10 करोड़ से अधिक एबव रुपीज 10 करोड़। तो देखिए ये 10 करोड़ से अधिक तक का जो है निपटारा कर सकता है। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध का पहला कार्य है। देखिए प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। उसके बाद में तो कहते हैं कि इनका पहला काम है क्या? मैनेजमेंट का पहला काम है प्लानिंग, यानी कि फोरकास्टिंग करने के बाद प्लानिंग करना, और प्लानिंग के बाद ही होगा ऑर्गेनाइजिंग। तो यहां पर पूछा गया कि प्रबंध का पहला कार्य क्या? तो नियुक्तिकरण, नियोजन, उसके बाद समन्वय, संगठन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज प्लानिंग इज द मेजर फंक्शन, मेन फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का है। दूसरा बी संयोजन का, सी विवेकीकरण का, डी इनमें से सभी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी कॉम्बिनेशन, डी रेशनलाइजेशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये वैज्ञानिक प्रबंध का मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, क्या सफल रही है? ए सक्सेसफुल, बी असफल रही, अनसक्सेसफुल, डी सी पूर्णतः असफल, टोटल फेलियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे 1950 के बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के आई, और लिबरलाइजेशन की वजह से देखा गया कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? वो होगा ए, कि ये उदारीकरण भारत में सफल रही, इसकी नीति सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर देती है अपने बिजनेस को लेकर के, करें बिजनेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो भी प्रतिबंध है उनको कमी करती है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उदारीकरण कहते हैं, बी निजीकरण कहते हैं, सी वैश्वीकरण करते हैं, डी आधुनिकीकरण। लिबरलाइजेशन क्या कहते हैं? लिबरल नाम ही है कि आज़ादी देना, तो ये लिबरलाइजेशन। बी प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? सरकारी जो
जो भी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिसइन्वेस्ट कर देना या उनको प्राइवेट अंडरटेकिंग में चेंज करना, ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना जिसको बोलते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि हमारे यहाँ पर अगर हमारे देश में जो भी उत्पादन होता है उनमें अगर वृद्धि हो रही है तो जो भी एक्सेस है उसको हम एक्सपोर्ट करें। इतना हम जब सप्लाई करें यानी कि इतना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो कि हम जो एक्स्ट्रा उसको हम सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट कर पाएं, तो उसको क्या बोलते हैं। और इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में ये भी सम्मिलित है कि हमें जब जरूरत हो तो बाहर से इंपोर्ट करें। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है यानी कि विदेशों से भी जब हम ट्रांजैक्शन करते तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और डीमॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि चीज़ों को, नई नई चीज़ों को हम ऐड करते हैं, बिजनेस टेक्निक्स को, नई जो भी आ रही हैं उन चीज़ों को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस क्या, तो बिना वित्त के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, वित्तीय निर्णय लेता है, बी विनियोग के निर्णय लेता है, सी लाभांश के निर्णय लेता है, डी इनमें से सभी। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑल ऑफ देवो। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि वो सारे ही निर्णय लेता है। एक तो फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहां से लाएं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट, इनका यूटिलाइजेशन कहां पे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि ये फंड्स जो प्रोक्योर किया है तो आपने जहां से भी प्रोक्योर किया होगा, हो सकता है इक्विटी से, हो सकता है डेब्ट से, हो सकता है दोनों से। तो अगर आपने इक्विटी शेयर से आपने इसको प्रोक्योरमेंट किया, लाए हैं, तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। और इस डिविडेंड में देने में भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का यह दायित्व होता है, उसके फंक्शन में आता है कि वो डिसाइड करे कि वेदर टू पे डिविडेंड आर नॉट, डिविडेंड देना है या नहीं देना है, या कितना देना है, क्या उचित रहेगा। तो इस सारे तरह के ही उसके फंक्शन बन जाते हैं, और इस तरह से राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शन देखिए, रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी ब्याज आवरण अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सी ऋण भुगतान आवरण अनुपात, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो पूछे कौन सा पूंजी संरचना, पूंजी संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है जिसमें डेप्ट इक्विटी होता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि निर्धारित करती हैं पूंजी संरचना को। तो इसमें रोकड़ प्रवाह स्थिति, रोकड़ प्रवाह का मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। ब्याज आवरण अनुपात का मतलब हो गया कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, और से ऋण भुगतान आवरण अनुपात यानी कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, और उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये सारी बातें ही कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए आप लगाते हैं या लाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऋण पत्रों का निर्गमन, इनका कहने का मतलब क्या डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो क्या वो फिक्स्ड कैपिटल का स्रोत नहीं है। दूसरा है अंशों का निर्गमन यानी कि शेयर्स इशू करते हैं। ऋणदाता क्रेडिटर्स, डी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें ऊपर डिबेंचर्स अगर इशू करते तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स होता है, ये लॉन्ग टर्म बारोइंग होती है। शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। और तीसरा जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से यानी कि लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, तो यहाँ से भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही करते हैं। सिर्फ क्रेडिटर वो पार्टी होती है, वो पर्सन होता है जिनको 1 साल के अंदर में पेमेंट करना ही होता है। ये करंट असेट का पार्ट होते हैं, और इस तरह से सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। बोनस क्या होता है, देखिए जब कंपनी अपने लाभों का पूंजीकरण करती है, कैपिटलाइजेशन करना चाहती, तो वो कौन से शेयर इशू करती, बोनस शेयर इशू करती है। इसके फायदे क्या, इसका फायदा क्या है कि कंपनी इनको कैश में न देकर के अगर बोनस शेयर्स यानी कि बोनस शेयर्स के माध्यम से दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि कंपनी के पूंजी का लाभीकरण हो गया। यानी कि देखिए इसका, अब देखिए लाभों की मात्रा दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, और बी कोषों में तरलता लिक्विडिटी ऑफ फंड, सी कंपनी की आयु, एज ऑफ द कंपनी, डी इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि ये सारी बातें, भाई कोषों में तरलता है तब भी जो है उससे डिसीजन करेंगे कि बोनस शेयर देने हैं कि नहीं देने। अच्छा बोनस देना है
कि नहीं देना, ये भी कंपनी की आयु भी, कि कंपनी कितनी पुरानी, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? मतलब अगर फाइनेंस लाते हैं कहीं से तो सबसे अच्छा स्रोत और सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो देखिए डिवेंचर है, डिवेंचर पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर पर भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना ही पड़ेगा। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि अपने ही कंपनी के कमाए गए लाभों को एकत्र करना, इकट्ठा करना ही रिटेन्ड अर्निंग होता है, और ये एक अच्छा स्रोत और सस्ता स्रोत होता है। कारण क्या है कि ये इकट्ठा करने के पीछे कभी ना कभी वो पुराने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने पैसा लगाया था और कंपनी ने उनके लाभ कमाए, यानी कि उनके लगा करके पूंजी और बिजनेस किया, उससे कमाया लाभ, और इस लाभ को वो क्या करते हैं कि लाभ को इकट्ठा करते जाते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को मीटिंग में, जनरल मीटिंग में ये बात समझा पाते हैं कि देखिए ऐसा है कि अगर हम आपको इसको बांट देंगे तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप शांति रखेंगे, हमारा साथ देंगे, तो इस पैसे को अगर हम आपको दे देंगे तो आप क्या करोगे? बैंकों में रखोगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है या हो क्या सकता है, हम आपसे ये वादा ही करते हैं कि हम आपको जो डिविडेंड है वो कहीं आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा देंगे, तो देखिए शेयर होल्डर भी मान जाएंगे, और इस तरह से ये रिटेन्ड अर्निंग एक अच्छा स्रोत हो जाता है सोर्स ऑफ फाइनेंस का। तो नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिधारित उपार्जन, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल। ऑप्शन देखिए, ए ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, बी निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है, आरओआई इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, सी ऋण आसानी से उपलब्ध है, डेप्ट इज नियरली अवेलेबल, डी यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है, द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लेवरेज इज लो। देखिए वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता, फाइनेंशियल लेवरेज कम या अनुकूल कब, फेवरेबल कब होगा? देखिए जब आपने जो फाइनेंस लिया है, जो भी डेप्ट लिया है, और जब अर्निंग जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो फिर इंटरेस्ट देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने इंटरेस्ट भी दे दिया और अर्निंग भी आपकी हो गई, यानी कि आपको सेविंग भी हो गई, तो इस तरह से इनकम भी बढ़ जाती। तो इसीलिए कहते हैं कि निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का भी, रिटर्न ऑन इनकम इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कि डेप्ट जो आपने लिया है और फिर वो डेप्ट लेने के बाद इन्वेस्ट जो किया है, तो इन्वेस्टमेंट करने पर अगर इनकम ज़्यादा है और डेप्ट की जो कॉस्ट है वो कम है, तो यहाँ पर ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। करंट असेट्स आर दोज असेट विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन देखिए 6 महीने के अंदर में, बी 1 वर्ष के अंदर में यानी विद इन 1 ईयर, सी 1 से 3 वर्ष के अंदर में बिटवीन 1 एंड 3 ईयर्स, और डी है 3 से 5 वर्ष के अंदर यानी कि बिटवीन 3 एंड 5 ईयर। तो देख लीजिए और जान लीजिए कि 1 वर्ष के अंदर में कैश में जो संपत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं उन्हें ही हम करंट एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, फिर उनको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, उससे बनते डेटर्स, और उससे आगे बिल्स रिसीवेबल भी बन सकते हैं, और उसके बाद जब ये कलेक्ट हो जाते तो ऐसा करने में 1 साल का पूरा समय लगता है। ये साइकिल होती है पूरी, तो इसे करंट एसेट को 1 वर्ष के अंदर में ही कन्वर्जन करना पड़ता है कैश में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद इन 1 ईयर, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। कैसे होना चाहिए? स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था कहां से करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, दीर्घकालीन दायित्वों से कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, बी अल्पकालीन दायित्वों से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्वों के मिश्रण से, कि मिक्स बनाए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, और डी है एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, द करंट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस शुड बी फाइनेंस। तो देखिए स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था कहाँ से होनी चाहिए? अब आपको भी मालूम है कि अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो इतनी जल्दी से नहीं हमारे यहाँ की कैश इनफ्लो होगा, या फिक्स्ड एसेट की जो अमाउंट है इतनी जल्दी हम रिकवरी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि इस फिक्स्ड एसेट के अमाउंट को लॉन्ग टर्म में ही रिकवरी कर सकते हैं, 5 से 10 साल में रिकवरी कर सकते हैं। अब उस 5 साल के बाद में भी हमें एक फिक्स्ड एसेट परचेज करनी होगी, क्योंकि वो डेप्रिसिएट होकर के और उसको रिप्लेसमेंट भी करना होगा। तो ऐसी जगह पर ये फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस कहाँ से हम करें? जहाँ
यहाँ से आराम रहे, मतलब ये साफ है कि सामने वाला जो फाइनेंस हमें करे वो उसके पास पेशेंस होना चाहिए। तो कहाँ से कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से कर सकते हैं, यानी कि अगर आप दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म बारोइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म बारोइंग करने के बाद वहाँ से अगर फाइनेंस करते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन, किसमें, अल्पकालीन कोष में, भी मध्यकालीन कोष में, सी दीर्घकालीन कोष में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो तरह की बाजार होती, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। लेकिन मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, जबकि कैपिटल मार्केट क्या करता है, लॉन्ग टर्म, पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म मार्केट यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए मुद्रा बाजार व्यवहार करता किसमें, अल्पकालीन कोष में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन कोष यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित रीजनल ऑफिस कहा गया, रीजनल ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ऑप्शन देखिए, ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी इन तीनों जगह, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि इनका क्षेत्रीय कार्यालय तीनों जगह ही है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। तो ऑप्शन देखिए 20, 21, 22, 23, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता किस वर्ष में मिली थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज इन द ईयर, किस में। तो ऑप्शन देखिए, ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1995 में। तो राइट ऑप्शन है ए, दैट इज 1992 में। अब फिर OTCI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ। OTCI वाज स्टार्टेड ऑन द लाइंस ऑफ, ऑप्शन देखिए नैस्डैक, बी NSYE, सी नासाक यानी कि नैसेक, डी है NSE। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, दैट इज नैस्डैक के तर्ज पर ही OTCI का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपणन पर व्यय किया गया धन है, इनका मतलब ये है कि मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग पे जो खर्च होता है वो क्या है, बर्बादी है, बी अनावश्यक है, सी ग्राहकों पर भार है, या विनियोजन है। देखिए मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। क्या होगा कि अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें देखिए कई कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, फिर सेल्स कॉन्सेप्ट है, और तीसरा है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपने अच्छा बना लिया है, तब भी अगर प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते नहीं हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी होता है कि आपने प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर लिया, तो क्या आप उससे ये आपके लिए सफिशिएंट, तो नहीं, आपने प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं कि माल बिकेगा। और सेल्स भी आपने कर लिया तब भी आपका ये गारंटी नहीं कि दोबारा परचेज करा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और भी जुड़ा हुआ, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटी में यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों को इस ट्रेंड से जोड़ा जा रहा है, यानी कि कंपनियां क्या करती, इस चीज़ में विश्वास दिलाती कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका इको फ्रेंडली है, यानी कि सोसाइटी से उनको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया कि मनी अगर मार्केटिंग पे खर्च होता है तो क्या वो है बर्बादी, अनावश्यक, या ग्राहकों पर भार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो मार्केटिंग से ही आपके बारे में जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर, सूक्ष्म नाम, छोटा नाम होगा वहां पर, और आसानी से मेमोरेबल, याद भी कर सकते हैं, सी आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव होगा, और डी ये सभी, ऑल दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, इसमें से कौन सा, यानी कि कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है। ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी विक्रय संवर्धन, डी जनसंपर्क। मतलब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि नॉन ह्यूमन भी हो सकता है, डिस्प्ले करा दिया गया, चीज़ें लगा दी गई, उसका है पर्सनल सेलिंग में पर्सन लगेगा। देखिए पर्सन जा करके सेल करेगा, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन करना। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि इसको बहुत सारी तरह के एडवर्टाइजिंग करके सेल्स प्रमोट करना, उसके लिए कूपन देना, डिस्काउंट देना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और
इसके बाद में जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पर जो सबसे महंगा साधन है वो कौन सा होगा? व्यक्तिगत विक्रय। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विक्रय में क्या होगा कि पर्सन हायर करने पड़ेंगे, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, फिर वो एक एक के पास जाएंगे और ये ज़्यादा मास एरिया नहीं कवर कर सकते, ज़्यादा लोगों को भी नहीं कवर कर सकते, इसलिए ये सबसे महंगा साधन है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन है, एडवर्टाइजिंग क्या है? विनियोग है, बी अनावश्यक है, सी धन की बर्बादी, डी इनमें से कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी और नन ऑफ दी। तो राइट ऑप्शन की विज्ञापन क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। A is the right option. So these were the 30 questions of today's practice set 6. Hoping that you have understand very well. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.